ये घटना घटी 27 दिसंबर 2011 को, जब एक आदमी अपनी पत्नी को अपने साथ हॉस्पिटल से घर पर लेकर आता है, क्योंकि आज के टाइम में इसकी पत्नी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद उसने ये चीजें देखी कि उसके घर में काफी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो वो क्यों ना बाजार जा आए। वो बाजार जाता है, जो कुछ भी उसे लेना था उसे लेकर जब वो वापस अपने घर पर आता है और अपने घर पर आकर अपनी पत्नी के उसी रूम में जाता है जहां पर कि वो आज के टाइम में लेटी हुई थी, तो वहां पर जाकर उसने देखा कि इसने तो अपने हाथ को काट लिया है। चारों तरफ यहां पर खून फैला हुआ है और ये सारी ही चीजें देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया। उसके बाद उसने पुलिस वालों के पास जाकर कॉल किया। पुलिस वाले यहां पर आ भी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ के जो सारा का सारा माहौल था उसे देखकर वो लोग उसके पति को ही गिरफ्तार कर लेते हैं कि जरूर इस कांड के पीछे तुम ही हो। और उसके बाद वो लोग उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस आदमी ने काफी बार पुलिस वालों को बताया कि जनाब, इस कैंसर को लेकर उसकी पत्नी काफी ज्यादा परेशान थी और पिछले काफी दिनों से ये बात वो बोल रही थी कि वो कैंसर के कारण इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि वो आत्महत्या करना चाहती है। और आज के टाइम में जब मैं उसके रूम में घुसा था तो वहां पर उसने अपना हाथ काट रखा था और जरूर उसने सुसाइड ही किया है। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले उसके पास जाते हैं, उसे आराम से पकड़कर बैठाकर ये बात समझाते हैं कि हमें पागल मत बना। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ पर चाकू नहीं लगा हुआ था, जबकि 55 से 56 बार उसकी छाती पर और शरीर के अलग अलग जगहों पर चाकू मारा गया था। और ये बात सुनकर वो आदमी भी बिल्कुल सदमे में चला जाता है कि आखिरकार पुलिस वाले ये सब क्या बोल रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिरकार इस आदमी ने अपनी पत्नी को नहीं मारा तो आखिरकार उसे किसने मारा? क्या सच में ही उसने सुसाइड किया था, या फिर इसके पीछे कोई और है, या फिर इसी आदमी ने किसी मकसद के चलते उसे जान से मार डाला? इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग पीछे बिल्कुल भी मत रहिए। इस YouTube नाम के पोलिंग बूथ पर जाइए और यहाँ पर लाइक बटन को दबाकर वोटिंग जरूर करें। इसके साथ साथ ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट दे पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। ये घटना घटी अमेरिका के मिजोरी में, जहां पर बेट्सी फारिया अपने पति रस फारिया और अपने 2 बच्चों के साथ अपने घर पर काफी अच्छे से टाइम बिता रही थी। ये अपने पूरे ही परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश थी और इसी टाइम इसकी मुलाकात होती है पेम हब नाम की एक लड़की से, जो कि उस टाइम एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम किया करती थी। तो बेट्सी वहां पर उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है जहां पर कि पेम आज के टाइम में काम कर रही थी और इन दोनों के बीच बातें होने लगती है। उसे अपना इंश्योरेंस करवाना था और इसी बीच इन दोनों के बीच लगातार जान पहचान बढ़ती जाती है। आपस में इन दोनों ने बातें करते करते ये बात पूछी कि वो कहां पर रहती है, वो कहां पर रहती है, और इन दोनों का ही घर काफी ज्यादा नजदीक था। तो इनकी आपस में काफी अच्छे से बनने लगती है। उसके बाद अक्सर ये दोनों आपस में मिलने लगी थी और यूं ही टाइम बीतता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब बेट्सी को पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। ये बात वो आकर अपने पति को बताती है। उसका पति काफी ज्यादा निराश हो जाता है और वो यही बात बेट्सी से कहता है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर्स को जाकर ये दिखाना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना होगा। इस बात के लिए बेट्सी बिल्कुल तैयार थी। वो अपने पति के साथ हॉस्पिटल जा पहुंचती है। वहां पर जाकर वो उसका इलाज करवाने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, इसका ये ब्रेस्ट कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा था। और अब जब उसका ब्रेस्ट कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा था, तो एक दिन ऐसा भी आया जब बेट्सी अपने पति रस से ये बात कहती है कि वो इस कैंसर से काफी ज्यादा परेशान है, उससे ये सहन नहीं हो पा रहा है और किसी न किसी दिन वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन इसके ऊपर रस ने यही कहा कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो ऐसा नहीं होने देगा और वो बस थोड़ा सा पेशेंस रखे, डॉक्टर्स उसका कुछ ना कुछ इलाज कर ही देंगे। इसी तरह लगातार अगले काफी दिनों तक उसकी काफी सारी सर्जरी होती हैं और एक दिन ऐसा भी आया जब डॉक्टर्स ने ये बात कही कि अगर इसकी ये आखिरी वाली सर्जरी है, ये कामयाब हो जाती है। रस इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था कि आज उसकी पत्नी की दोबारा से सर्जरी होने वाली है और डॉक्टर्स ने ये बात कही थी कि अगर आज इसका कैंसर ठीक हो जाता है तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो इसका बचना मुश्किल है। तो इसी बात के बारे में सोचते हुए वो हॉस्पिटल में लगातार चक्कर लगा रहा था और उसके बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। उन्होंने आकर यही बात रस से कही कि उसकी पत्नी का ये ऑपरेशन कामयाब
कामयाब रहा। अब वो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, वो ठीक हो जाएगी। और इस चीज को लेकर रस काफी ज्यादा खुश था। वो कुछ एक देर बाद ही बेट्सी के पास जा पहुंचता है। उसने जाकर उसे बताया कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, अब तुम्हारी सारी की सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। और अगले ही दिन वो लोग वापस अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद उन्होंने देखा कि अपने घर का सारा सामान खत्म हो चुका है। तो रस को मार्केट जाना चाहिए, वहां से जो कुछ भी इनके घर की जरूरत के सामान हैं वो इन्हें बाजार से ले आना चाहिए। इसी तरह की ये दोनों आपस में बातें करते हैं और उसके बाद रस बाजार की तरफ चला जाता है। और उस टाइम वो इंश्योरेंस वाली लड़की पेम हब भी वहां पर आई हुई थी। तो वो पेम हब को यही बात कहता है कि उसे आने में हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, वो अपने दोस्तों के पास भी जाने वाला है, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाता तो क्या प्लीज पेम हब यहीं पर रुक पाएगी। इस बात के लिए पेम हब राजी हो जाती है और उसके बाद रस मार्केट के लिए चला जाता है। उसे वहां पर गए हुए करीबन 1.5-2 घंटे लगे होंगे और उसके बाद वो वापस घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर वो घर के अंदर जाता है और पेम हब को वो आवाज लगाने लगता है, लेकिन अंदर से किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बाद वो बेट्सी को आवाज लगाता है, लेकिन बेट्सी भी कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दे रही थी। और उसके बाद जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वहां पर जाकर उसे पता चला कि इस रूम में तो चारों तरफ खून फैला हुआ है। इस टाइम बेट्सी ने अपने हाथ की नस काट ली है, उसके हाथ से काफी सारा खून बहकर नीचे जा चुका है। और इन सारी ही चीजों को देखकर रस काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाया, तुरंत दूसरे कमरे में जाता है और वहां पर जाकर पुलिस वालों के पास कॉल करने लगता है। Lincoln County 911, what is the location of your emergency? Okay, ma'am. Hello? Hello? Yes, I need you to take a couple deep breaths so I can see what's going on. Russell, what's going on there? I just got home from a friend's house, and my wife killed herself. She's on the floor. Okay, Russell, I need you to calm down, honey, okay? I need you to calm down, take a couple deep breaths. We're going to get somebody on the way there, okay? What did she do? Do you know? She got a knife in her neck and she sliced her arms. Okay, calm down, honey. कुछ एक देर बाद ही पुलिस वाले यहाँ पर आ पहुँचते हैं और उसके बाद रस ने सारी की सारी घटना के बारे में बताया कि वो कुछ इस तरह से मार्केट गया हुआ था। पीछे से वो अपने उस दोस्त को यहाँ पर छोड़कर गया था और इसकी वाइफ इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि इसे कैंसर हो चुका है, इसके कारण इसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आज के टाइम में देखा जाए तो इसका कैंसर ठीक हो चुका था, डॉक्टर्स का तो यही कहना था। लेकिन आज जब इसका कैंसर ठीक हो चुका था फिर भी इसने अपने हाथ की नस काट ली। तो वहां पर मौजूद सारी ही चीजों को वो लोग देखने लगते हैं और उसके बाद कुछ एक देर बाद ही इस घटना के उन्होंने रस को ही गिरफ्तार कर लिया। वो लोग रस को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिरी टाइम में वहां पर क्या हुआ था। रस ने वो सारी की सारी बातें दोबारा से पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि इस तरह मुझे मार्केट जाना पड़ा था, पीछे से उसके दोस्त पैम भी वहीं पर मौजूद थी और दूसरी तरफ पुलिस वाले पैम को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ उससे भी पूछताछ करने लगते हैं और उस टाइम पैम ने बताया कि उसकी काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ चुकी थी, बहुत ज्यादा अर्जेंट उसे जाना था वहां से, जिसके चलते उसे अपने ऑफिस में जाना पड़ा उसकी सहेली को अकेला छोड़कर। और उसके बाद उसके पीछे से जो कुछ भी हुआ उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। दूसरी तरफ पुलिस वाले रस से भी इस बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन रस तो इसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसकी पत्नी काफी ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हो चुकी थी कि उसे कैंसर है, लेकिन आज के टाइम में उसका कैंसर ठीक हो चुका था और आखिरी टाइम में उसने पता नहीं अपना हाथ काटकर इस तरह से अपनी जान क्यों गंवा दी। तो आखिर में पुलिस वालों ने यही बात कही कि हमें पागल मत बनाओ, हमें पूरी की पूरी बातें पता चल चुकी है कि इस कत्ल के पीछे तुम ही हो। रस इस बात से साफ इनकार करता है कि जनाब मैं अपनी पत्नी को क्यों मारने लगा, मैंने तो उसका पिछले काफी दिनों से काफी सारा इलाज करवाया था, मैं उसका ध्यान रख रहा था और आखिर में अब
तो उसने आत्महत्या ही करी है। तो पुलिस वाले उसे समझाने लगे कि उसने अपना हाथ काटकर अपनी जान नहीं गंवाई है, जबकि उसके शरीर के ऊपर 50 से 55 ऐसे घाव मौजूद हैं जो कि चाकू से उसे दिए गए हैं। काफी सारे चाकू उसकी छाती पर मारे गए हैं, काफी सारे उसके पेट में मारे गए हैं, और इसी तरह पूरे के पूरे शरीर को अगर देखा जाए तो उसके ऊपर 50 से 55 ऐसे घाव मौजूद हैं जो कि चाकू से उसे दिए गए हैं। और ये बात सुनकर रस भी कुछ समझ नहीं पाया और वो पुलिस वालों से ये बात पूछने लगता है कि इतने सारे घाव, आखिरकार ये सब उसके साथ किसने किया होगा। The fact of the matter is, you stabbed Betsy. No, I did not. I wasn't even there. You were there. No, I found her like that when I came home. I did not do this. She has no reason to be scared of me. She's never been scared of me. The fact of the matter is, it's a sloppy crime scene. There's blood on your clothes, in your residence, in your bedroom. I didn't even go to my bedroom. Absolutely. Oh my God. No, 25 times. They're still counting. Oh my A God. burglar doesn't do that, Russ. A stranger doesn't do that. Somebody who loves that person does that. Somebody who goes in a blind rage does that. Someone else that has any kind of motive, monetary or crime of passion. I can't tell you what I don't know. I don't. मुझे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंदाजा था कि ये काफी ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर कि इसे कैंसर है। आज वो ठीक हो भी चुका था, तो पता नहीं इसने सुसाइड क्यों कर लिया। यही सारी बातें वो पुलिस वालों को बता रहा था, लेकिन जिस तरह की चीजें उसके घर से मिली थी, जैसे कि रस के जो जूते थे वो खून में सने हुए थे, कुछ एक चीजें और भी इसी तरह की पुलिस वालों को मिली थी, रस के ऊपर दबाव बढ़ाने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग पैम के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन पैम ने काफी सारी ऐसी बातें पुलिस वालों को बताई जिसके चलते पुलिस वालों का ये शक पूरा का पूरा यकीन में बदल जाता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं जबकि रस ही है। पैम ने उन्हें बताया कि जनाब, जिस तरह की इन कपल की जोड़ी दिखाई दे रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सारे के सारे पड़ोसी यही बात सोचा करते थे कि ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो रस अपनी पत्नी के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किया करता था। वो उसे टॉर्चर किया करता था, पूरे तरीके से काबू करने की कोशिश किया करता था। और वो मेरी सहेली है तो उसने मुझे बताया था, उसे तो इस बात की भी फिक्र रहती थी कि ये बंदा उसे मारना चाहता है और हो सकता है कल को अगर ये अपने इरादों में कामयाब हो जाता है तो उसके बच्चों का क्या होगा। और यही कारण है कि आखिरी टाइम में जब इसके कैंसर का ये ऑपरेशन होने वाला था, उससे जस्ट कुछ एक दिनों पहले ही इसने जो अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था उसे भी मेरे नाम करवा दिया था। और ये बात कही थी कि अगर कल को इसे कुछ हो जाता है तो वो उसके बच्चों का ध्यान रखे। उसे पूरा का पूरा विश्वास है कि अगर उसे कुछ हो गया तो इसका पति अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देगा और वो बेचारे पता नहीं कहां दर बदर भटकते फिरेंगे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। और आखिरी टाइम में उसने अपनी मौत से करीबन 3-4 दिन पहले ही अपना लाइफ इंश्योरेंस मेरे नाम करवा दिया था। ये सारी ही बातें पता चल जाने के बाद वो लोग वापस रस के पास जाते हैं और इस केस से रिलेटेड और ज्यादा छानबीन वो लोग पैम से करने लगते हैं। और पैम ने रस के खिलाफ एक और एविडेंस दिखाया जो कि बेट्सी के लैपटॉप में था। और रस को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों को सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी थी। और उसके बाद वो लोग रस को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। और वहां पर ले जाकर जज ने जब इसके इन सारे ही कारनामों के बारे में सुना तो उसे 30 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अभी भी रस लगातार यही बात बोलता जा रहा था कि जनाब, मैंने ये सब नहीं किया। उसने अपने वकील को सारी ही बातें बताई जो कुछ भी वो जानता था। और पुलिस वाले इस केस के ऊपर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि अब तो हम लोग सारी ही बातें डिटेल से जानकर रहेंगे और हम लोग सारे के सारे सबूत इकट्ठा करके लाएंगे कि किस तरह से इस आदमी ने इस महिला को मारा था। तो वो लोग उसी सुपरमार्केट में जा पहुंचते हैं जहां पर कि आखिरी टाइम में रस ने ये बात कही थी कि वो उस टाइम वहां पर सामान खरीद रहा था। आखिरी टाइम में वो अपने घर पर नहीं था और जिस टाइम वो अपने घर पर पहुंचा उसकी वाइफ जान गंवा चुकी थी। तो वो लोग उसी सुपरमार्केट में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर सारी ही छानबीन जब करते हैं, सीसीटीवी कैमरों को छानते हैं, तो उन्होंने देखा कि रस तो यहाँ पर सच में ही मौजूद है। लेकिन काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना था कि ये रस नहीं है, ये बंदा बिल्कुल हूबहू रस के जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये कोई और है। जरूर यहाँ पर रस
रस ने अपने साथियों की इस बारे में मदद ली होगी कि वो अपनी वाइफ को मारने वाला है उसकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो आज के टाइम में उसका कैंसर ठीक हो चुका है और अब वो मरने वाली नहीं है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत है, जिसके चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई ना कोई ऐसा बंदा ढूंढा होगा जो कि हम शकल इसका दिखाई पड़ता होगा। और हो सकता है इसने ये जो दाढ़ी है, टोपी अपने सिर पर पहन रखी है, इसका फेस तो साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, तो इसने अपने दोस्तों की मदद ली होगी, अपने सेलफोन को उन्हें दे दिया होगा ताकि कल को पुलिस वाले जब इसके सेलफोन की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन्हें ये सारी चीजें मिल जाएं। तो इन सारी ही चीजों की छानबीन कर लेने के बाद आखिर में रस को दोबारा से जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अभी भी रस लगातार अपने आप को बेगुनाह करने पर तुला हुआ था। लगातार वो अलग अलग नए नए तरह के एविडेंस पुलिस वालों को दे रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसका एक भी एविडेंस मानने के लिए तैयार थे ही नहीं। और जो बैठ से गए इंश्योरेंस के पैसे थे वो लोग पेम को दे देते हैं और उसके बाद सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। पेम हर रोज के अपने काम पर इंश्योरेंस वाली कंपनी में जाने लगती है। बीच बीच में वो अपनी माँ से भी मिलने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उसके पास खुद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ को भी अपने साथ रख पाए, जिसके चलते उसने अपनी माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वो हर हफ्ते उनसे मिलने के लिए जाया करती थी, जो कुछ भी उन्हें चाहिए होता वो सारी ही चीजें वो अपनी माँ के लिए लेकर जाया करती थी। और इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी उनकी नानी से मिलवाने के लिए वो अक्सर अपने साथ लेकर जाती रहा करती थी। और इसी तरह एक बार वो संडे का दिन था जब अपनी माँ के पास जा पहुंचती है। वहां पर जाकर अपनी माँ के साथ काफी देर तक आराम से बैठकर बातें करती है और उसके बाद अपनी माँ से उसने ये बात कही कि आप पिछले काफी दिनों से लगातार यही कपड़े पहन रही हैं, आपको नए कपड़े ले लेने चाहिए। लेकिन उसकी माँ ने यही बात कही कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो पैम ने कहा कि वो पैसों का जुगाड़ कर लेगी, लेकिन अपनी माँ को ऐसी हालत में वो नहीं देख सकती, जिसके चलते वो अपनी माँ को अपने साथ लेती है, सुपरमार्केट जाती है और वहां से कुछ एक कपड़े उन्हें दिलाती है। कुछ एक देर तक वो दोनों ही माँ बेटी बाहर घूमती हैं और उसके बाद वो वापस उसी वृद्धाश्रम में आ पहुंचती है। वहां पर आकर कुछ एक देर तक तो वो बातें करती हैं और उसके बाद पेम जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रही थी तो वहां पर जो काउंटर पर खड़ा था उस वृद्धाश्रम के, उससे ये बात कही कि वो उसकी माँ को कुछ एक देर तक परेशान ना करे, क्योंकि वो पूरा ही दिन घूम घूम कर काफी ज्यादा थक चुकी हैं। उनके शरीर में अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, तो कुछ एक देर के लिए वो अकेले में लेटना चाहती है। तो वो बंदा इस बात के लिए हाँ भर देता है। लेकिन इस घटना के करीबन 1.5 से 2 घंटों बाद एक महिला, जो कि बूढ़ी महिला उसी वृद्धाश्रम में रहती थी, वो घूमते घूमते दूसरी तरफ जब जाती है इस वृद्धाश्रम के पिछली तरफ, तो वहां पर उसने देखा कि यहाँ पर तो पेम की माँ नीचे गिरी पड़ी है। ऊपर जब उसने देखा कि वहां की जिस फ्लोर पर ये रहती हैं वहां की रेलिंग टूट चुकी है और इसकी माँ जो है ये सीधा नीचे आ गिरी है, तो वो महिला जल्दी से जल्दी जितना भी उनसे हो पाया जल्द से जल्द वृद्धाश्रम के आगे आती है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें इसके बारे में बताने लगती है और वो सारे लोग जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने जाकर देखा कि इन्होंने तो अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद पेम को इस बारे में बताया जाता है। पेम वहां पर आती है, काफी ज्यादा बुरा हाल उसका रो रो कर हो चुका था, लेकिन उसकी माँ अपनी जान गंवा चुकी थी। उसके बाद उसकी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि पेम की माँ का भी $5.5 लाख का इंश्योरेंस करवाया गया था और ये सारा ही पैसा पेम को अब मिलने वाला था। ये सारा ही पैसा अब तक पेम को मिल चुका था। लेकिन दूसरी तरफ अगर रस को देखा जाए तो वो अभी भी इस चीज के ऊपर मशक्कत कर रहा था कि वो जेल से बाहर आ पाए। अपने वकील को अलग अलग तरह की नई नई काफी सारी बातें वो बता रहा था। और उसके बाद टाइम आता है 16 अगस्त 2016 का, जब पेम पुलिस वालों के पास कॉल करती है और उसने बताना शुरू किया कि जनाब यहाँ पर मेरे घर के बाहर कोई आया हुआ है और वो लगातार मेरे ऊपर गोलियां चलाता जा रहा है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो हो सकता है वो मुझे मार डाले। पुलिस वाले ये बात सुनकर तुरंत उसके घर पर जा पहुंचते हैं, क्योंकि जो उन्होंने आवाजें उसकी सुनी थी उसके पीछे सच में ही गोलियां चल रही थी। 911, what's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help! What's the address you're at? Help! What mean you want me to get your wife? No, I'm not getting in the car with you. No, What's get the away. address? Get out, get out, get out. Help! Ma'am, what's the address you're at? Help! Help! I think somebody
Ma'am, can you hear me? Help! और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि पैम ने यहाँ पर एक बंदे को ढेर कर दिया है। उस आदमी के हाथ में बंदूक थी, वो नीचे मरा पड़ा था। और जब पुलिस वाले पैम के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। पैम ने बताया कि पता नहीं, ये बंदा यहाँ पर एक गाड़ी लेकर आया था और उसके बाद इसने मेरे ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी। पुलिस वाले उस बंदे को जब पूरे तरीके से चेक करते हैं तो उन्होंने पाया कि ये तो अपनी जान गंवा चुका है। इसके पास करीबन 900 से $950 इस टाइम मौजूद है और इसके साथ साथ एक इसके पास लेटर भी मौजूद है, जिस लेटर में ये बात लिखी गई थी कि तुम्हें सबसे पहले पैम के घर पर जाना है, उसको बंदूक की नोक पर बैंक लेकर जाना है और उसके बाद जो बेट्सी के इंश्योरेंस के पैसे उसे मिले हैं वो सारे के सारे पैसे निकलवा कर वो वापस आ जाए और इन सारी ही चीजों के बदले उसे $10,000 मिलने वाले हैं। ये सारी ही चीजें करने के लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन बेट्सी हद से ज्यादा घबरा चुकी थी, जिसके चलते उसे जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इस जवाबी फायरिंग में उसने अपनी जान गंवा दी। और ये सारे की सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि इस हमले के पीछे रस का हाथ है। तो पुलिस वाले रस के पास दोबारा से जा पहुंचते हैं और जाकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें बेट्सी के पैसे मिल चुके हैं, और शायद अगर ना मिले हों तो आगे मिलने वाले भी नहीं है, क्योंकि जो तुमने बंदा भेजा था वो आज के टाइम में ढेर हो चुका है। लेकिन इस टाइम भी रस का यही कहना था कि जनाब, मैंने किसी बंदे को नहीं भेजा है, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, और काफी सारे और भी वो इसी तरह के सबूत पुलिस वालों को दे रहा था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए पुलिस वालों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये सब चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं, क्योंकि ये सारे ही केस जो कि आपस में मिल रहे थे, इनमें एक कॉमन बंदा जो मौजूद था वो था पैम। सबसे पहले पैम की जो दोस्त थी उसकी जान चली जाती है, आखिरी टाइम में पैम ही वहां पर मौजूद थी और उसने ये बहाना लगाया था कि उसके ऑफिस से कॉल आ गया था, जिसके चलते उसे वहां से जाना पड़ा था। दूसरी टाइम में अगर देखा जाए तो इसकी माँ ऊपर बालकनी से नीचे गिर गई थी, और वैसे अगर उसकी बालकनी को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा मजबूत है। उस टाइम ऑफिसर जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन लोगों का भी सवाल था कि इतनी मजबूत रेलिंग इस तरह से किसी बूढ़े व्यक्ति के वजन से कैसे टूट सकती है। वो लोग जाकर उस रेलिंग को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उन लोगों को यही बात समझ आती है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति इस रेलिंग को नहीं तोड़ सकता। और आखिरी टाइम में आज अगर देखा जाए तो रस अपने आप को बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत कर रहा है, लेकिन आज एक बंदा ऐसा सामने आया जिसे कि पैम ने मार डाला है। और अगर देखा जाए तो इसकी माँ के इंश्योरेंस के पैसे और इसकी दोस्त की इंश्योरेंस के पैसे इसे ही मिले हैं, तो हो तो ये भी सकता है कि इन सारे ही कत्ल के पीछे पैम ही मौजूद हो। तो पुलिस वाले इस एंगल से भी छानबीन करने लगते हैं और उन लोगों ने पाया कि जो उसकी दोस्त मारी गई थी उसके गले में जो उस टाइम चाकू लगा हुआ था वो असल में अगर देखा जाए उसको अच्छे से छानबीन जब उसकी की गई तो ये बात पता चलती है कि वो तो सुपरमार्केट से पैम ने ही खरीदा था। और इसके अलावा जो बंदा उसने अपने घर पर एक गोली से उड़ा दिया था, उसके पास से जो पेज मिला था जिसके ऊपर की ये सारी चीजें लिखी हुई थी, ये पेज पैम के घर पर मौजूद एक डायरी से फाड़ा गया था। तो इन सारे ही चीजों के पीछे जरूर पैम ही है। और जो ये बंदा यहाँ पर मार दिया गया था ये भी एक टाइम में पैम के यहाँ पर काम किया करता था, तो पैम की इसके साथ जान पहचान होगी, जरूर इसने कोई ना कोई ऐसा कांड रचा है जिसके चलते वो बंदा आकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा था, लेकिन इसी बीच नाटक के बीच पैम ने उसे सच में ही उड़ा दिया। तो इन सारी ही चीजों को देखते हुए पुलिस वाले पैम को गिरफ्तार कर लेते हैं, अपने साथ पूछताछ के लिए ले आते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन में उसे बैठाया गया था और उससे सारी ही बातें पूछी जा रही थी तो पैम इन सारी ही बातों से लगातार इनकार करती जा रही थी। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब वो पूछताछ करने वाला पुलिस वाला उस रूम से, इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर आ जाता है तो पैम वहां पर मौजूद जो पेन उसका रखा हुआ था उसे चुपके से चुरा लेती है, मानो कि यहाँ पर किसी ने उसे देखा ही नहीं। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो ये ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें ये सारी चीजें कैप्चर हो रही हैं। उसके बाद पैम ने ये बात कही कि वो वॉशरूम जाना चाहती है, उसे वॉशरूम भेज भी दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुंचती है तो वहां पर जाकर उसने उस पेन से अपने शरीर पर, अपने गले पर, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। There's an officer here, a female officer that's going to escort you to the bathroom. Okay. About 5 minutes pass when you can hear officers yelling. Hey,
एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने इन सारी ही चीजों को देख लिया और उसके बाद उसे टाइम रहते पकड़ लिया जाता है। बाद में उसका इलाज करवाया जाता है और जब इस केस के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो ये बात सामने आती है कि इन सारे ही कत्लों के पीछे पेम का ही हाथ था और उसने ये सारी ही चीजें सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी। आखिरी टाइम में जब उसने अपनी दोस्त को मारा था तो उसने अपनी दोस्त को ये धमकी दी थी कि अगर वो अपने इंश्योरेंस की जो ये पेपर्स हैं इसके ऊपर साइन नहीं करती है कि तुम्हारे मर जाने के बाद सारे के सारे पैसे मेरे होने वाले हैं तो वो इसी टाइम इसे मार डालेगी। और इस टाइम अगर देखा जाए तो उसका पति रस तो मार्केट के लिए गया हुआ था तो वो इस चीज के लिए हाँ भर देती है और उसने शायद यही बात सोची होगी कि वो बाद में इस सारी की सारी चीजों को बदलवा देगी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सारे साइन वगैरह करवा लेने के बाद बैक डेट के उसने साइन करवाए थे ये इसे जान से मार डालेगी। इसी तरह जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसने अपनी माँ को भी नहीं बख्शा, जिसके लिए वो सबसे पहले अपनी माँ को पूरा का पूरा दिन घुमाती है, उनके साथ काफी अच्छा टाइम बिताती है ताकि उसे बाद में उनकी याद ना आए और आखिर में उसे उनके रूम में ले जाकर रेलिंग से नीचे फेंक दी जाती है। उस रेलिंग को तोड़कर वो उन्हें नीचे फेंक देती है जैसे कि कोई आम व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति तोड़ नहीं पाएगा। ये सारी ही चीजें पता चलते ही सबसे पहले रस को बाहर निकाला जाता है, उससे माफी मांगी जाती है और कंपनसेशन के तौर पर उसे 20 लाख डॉलर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ पेम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके इन सारे ही कारनामों को देखकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगर इस टाइम देखा जाए तो बेट्सी का जो कैंसर का ऑपरेशन था वो भी सक्सेसफुल हो चुका था और दूसरी तरफ वो रस के साथ काफी अच्छी अपनी जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन इन सारी ही चीजों के बीच पेम आ जाती है और उसने अपनी उसी दोस्त को बड़े ही बेरहमी से मार डाला। 50 से 55 बार उसके ऊपर हमला किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। ये तो इसकी दोस्त थी, उसने तो पैसों के लिए अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन आज के टाइम में वो जेल पहुंच ही चुकी थी और दूसरी तरफ बेचारा रस बेवजह इतने दिनों तक जेल में रहता है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की नई नई स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट नीलेश चौधरी को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।